द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम लोगों को पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स की डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन होती है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर बीटा आ जाएगा। ईजिएस्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। And the second question is, what does wave transmit from one place to other? And we know that energy. अगर हम लोगों ने बात की हो प्रोग्रेसिव वेव्स की, तो बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव्स किस लिए होती हैं? एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। तो वो वन सोर्स से दूसरी सोर्स तक लेके जा रहा होता है, बट सेम सोर्स है, एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, और मैटर वेव्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं विद द मूविंग पार्टिकल्स। सो मैटर वेव्स की वैसे जनरल एक आपको बता रही हूँ। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं। The waves in which the particle of medium vibrate at a right angle to the direction of wave motion is known as transfer waves. We know that at a right angle perpendicular to the direction, simple transfer waves. Representation of mechanical waves is, अब हम लोगों के पास मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके डिफरेंस हम लोगों को पता होने चाहिए। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? जिनको मीडियम रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो अगर हम लोग देखें लाइट को कोई ऐसा मीडियम रिक्वायर नहीं होता, वो डायरेक्ट हम तक आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा हीट का भी सेम है, लेकिन हमारे पास साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव, उसको हमारे पास मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल होने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं? कोई भी हमारे पास जो है रेडियो वेव वगैरह, अल्ट्रावायलेट वगैरह। इलोंगेशन एंड कंप्रेशन आर फॉर्म्ड इन, हम लोगों को पता है इसका करेक्ट आंसर चार्ली है, और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही कंप्रेशंस और इलोंगेशंस होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी फॉर्म्ड इन फ्लूइड्स, ट्रू और फॉल्स? तो हम लोगों को पता है ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड में इजीली इस्टेब्लिश हो जाती हैं और वो पोलराइज भी हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास फ्लूइड और गैसेस में वो नहीं बनती, वो जल्दी डाई आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हमारी बुक की लाइन है पीटीबी की। अ वेव ट्रांसमिट मोमेंटम कांट इट ट्रांसफ़र एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंटम जब वेव एक ट्रांसमिट कर रही है तो वो एंगुलर मोमेंटम नहीं कर सकती। इसका आंसर नो, मतलब नो क्यों है? क्यों नहीं करेक्ट हो सकता? तो बेसिकली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होने के लिए प्रॉपर हम लोगों को चाहिए होती है टॉर्क। जब तक हमारे पास टॉर्क नहीं होगी तब तक मोमेंटम ट्रांसमिट नहीं हो सकता। रोटेशनल मोशन होना चाहिए और साथ में टॉर्क होनी चाहिए, जो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह जैसे होंगे तो ही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, अदरवाइज नो। व्हाट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव? एंड द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इज़ फ्रीक्वेंसी। एंड वाई इज़ दैट सो? कि फ्रिक्वेंसी ही क्यों? वेवलेंथ भी तो हो सकती है, V=F लैम्डा होता है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी क्यों है? द रीज़न इज़ दैट कि फ्रिक्वेंसी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो मीडिया के किसी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ एनी ऑफ दी मीडिया, लेकिन वेव हमारे पास इंडिपेंडेंट, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ इंडिपेंडेंट कैसे नहीं होती? अगर हम लोग डेंसर एयर एंड मीडियम की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है वेवलेंथ का विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रह रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव्स? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सेकेंड नाम प्रेशर वेव्स है, ये आप लोगों ने वैसे याद रखना है। When wave passes from one medium to another, deviate from its path, तो रिफ्रैक्शन है, डेविएट कर रहा है, ये भी एक सिंपल जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। A particle going away from Earth, and none of these. Correct answer is Charlie, going away from Earth. And what is the reason? हमारे पास रीज़न ये है कि जो हमारे पास गैलेक्सी से वेवलेंथ आ रही है वो अर्थ से 5% ज़्यादा है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो इसका मतलब हुआ कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसके मतलब है वो गैलेक्सी अर्थ से अवे मूव कर रही होगी। दो चीज़ें होती हैं ना, जब हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही होती है या वेवलेंथ इंक्रीज़ है। जब डिक्रीज़ कर रही होती है तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ ही आ रहा होता है, और जब हमारे पास इंक्रीज़ कर रही होती है तो सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा होता है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ इंक्रीज़ड है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑन अर्थ, तो इसलिए हमारे पास ये गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप and an open organ pipe have their first overtone identical in frequency, their lengths are in ratio। हमें सिंपल पता है एफ ओपन की जो हमारे पास है
फ्रिक्वेंसी वो NV/2L नोड होती है और F क्लोज की NV/4L नोड। फर्स्ट ओवरटोन है हमारे पास। अब ये भी हम लोगों को पता है, जो हमारे पास ओपन वाली होती है उसकी फ़र्स्ट ओवरटोन की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। फंडामेंटल के बाद जो आ रही है वो उसके बाद सेकंड है, लेकिन हमारे पास उसमें अगर क्लोज में देख लें तो वो 1 3 5 7 होती हैं, तो उसकी जो फर्स्ट ओवरटोन होगी वो 3 होगी फंडामेंटल के बाद वाली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकाल लें इनकी रेशियो तो 3:4 आ जाता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ ओपन एट one organ pipe is 400 Hz. If one end of the pipe is closed, the fundamental frequency will be। अब हमें पता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन क्लोज एंड ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप सेम होती है, क्योंकि पहली फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर उधर 400 Hz है तो क्लोज की भी 400 Hz होगी। अगर उन लोगों ने सेकंड की पूछी होती, थर्ड की पूछी होती तो फिर डिफरेंस आता। If two waves having same frequency and traveling in same direction, the phenomena is known as obviously interference है। डिफ्रैक्शन कुछ और ही होता है, बीट्स का हम लोगों को पता है, और स्टेशनरी वेव्स भी ऑपोजिट हो जाती है उनकी 180 डिग्री के एंगल पे। सोनोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर इन लेंथ हैज़ अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 330 Hz। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स अलोंग वायर इज़। और हम लोगों के पास अब सोनोमीटर का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी उन्होंने दे दी हुई है, लेंथ हम लोगों को दे दी हुई है, वेलोसिटी उन लोगों ने हमसे पूछी हुई है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली जो है वो F = NV/2L का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फार्मूलाज वैसे भी आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो स्ट्रिंग वाले हो गए और ये दूसरे हो गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर n नंबर ऑफ के लिए हम बात करें तो लैम्डा = 2L/n होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों के पास फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ तो दी नहीं हुई उन लोगों ने, तो हम लोग जो है वो V = F लैम्डा होता है, तो लैम्डा की जगह V/F पुट कर देंगे, ठीक है, और उससे भी अकॉर्डिंगली हम आंसर निकाल लेंगे। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज़ 50 Hz। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। एंड अब ये हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप की बात है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ओवरटोन जब 3 होती है तो सेकंड ओवरटोन ऑब्वियसली 5 होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास F0 = NF1 है, तो 5 हम लोगों ने वैल्यू पुट करते हैं तो 250 Hz इसका डेल्टा ऑप्शन आ जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ वेव मोशन इन सेम फेज इज़। तो ये हम लोगों को पता है, इसका लैम्डा आंसर होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर लें जैसे कंजेक्टिव नोड्स, एंटी नोड्स वगैरह की, तो उसके हिसाब से ये आंसर है कि एक पूरे जो 2 पार्टिकल्स होते हैं सेम फेज़ में होते हैं तो वो लैम्डा के एक वेव पूरी गुजर जाती है, फिर वो सेम फेज़ वाला आता है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें 2 कंजेक्टिव नोड्स की, तो उसका जो डिस्टेंस है वो λ/2 होता है, ठीक है। और इसी तरह 2 कंजेक्टिव एंटी नोड्स की बात करें तो उनका भी λ/2 ही होता है। वैसे भी हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज़ डिफरेंस की यही बात होती है कि जो हमारे पास इन फेज़ वाले होते हैं उनका पाथ डिफरेंस हमारे पास इक्वल होता है n लैम्डा के, और n क्या होती है वैल्यू 0 + 1 + 2 + 3 सो ऑन, और उनका फेज़ डिफरेंस किसके इक्वल होता है इवन पाई के। इवन पाई का मतलब क्या हुआ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ओके। इन फेज़ की बात है, पाथ डिफरेंस एंड फेज़ डिफरेंस ये आप नोट डाउन कर लें अपने। जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है इन फेज़ का, और जो फेज़ डिफरेंस होता है वो इवन पाई के इक्वल होता है। द फेज़ बिटवीन 2 कंसेक्टिव एंटीनोड्स इज़, तो ये हमारे पास पाई आ गया। अब मैंने आप लोगों को पीछे बात की थी अभी पिछले ही MCQs में कि 2 कंसेक्टिव एंटीनोड्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है तो वो किसके इक्वल होता है पाई के। λ/2 बेसिकली हमारे पास पाई के इक्वल होता है। तो ये डिपेंड करना है फेज़ डिफरेंस पूछ रहे हैं या फिर हमारे पास पाथ डिफरेंस पूछ रहे हैं। अगर पाथ डिफरेंस की बात है तो λ/2, अगर हमारे पास फेज़ की बात है तो इट्स अ पाई। When the string vibrates in 3 loops, then the length L of the string is expressed as। अब हमें पता है, ये मैंने ऊपर भी फॉर्मूला बताया था, λ = 2L/n। स्ट्रिंग में n नंबर ऑफ अगर हम लोगों ने वेवलेंथ हो फाइंड करनी तो इसमें सिंपली आंसर पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब 3 लूप्स में हम लोगों ने देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई।
So our next question is, when a source of sound is in motion towards a stationary observer, then change in wave. And अब source of sound जो हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसकी तरफ मूव कर रही है. जब हमारे पास सोर्स मूव कर रही होती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो लैम्डा लेंथ उनकी डिक्रीज़ करती है. अगर वेव लेंथ डिक्रीज़ कर रही है तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ही इंक्रीज़ करेगी. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास 4 लिया जाता है, क्योंकि लैम्डा का और फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स का रिलेशन होता है. अगर हम लोग बात करें चेंज इन वेव लेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द सोर्स ओवर फ्रिक्वेंसी, तो वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी. ओवरटोन्स प्रोड्यूस बाय क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप आर 3F, 5F, 7F बीटा ऑप्शन. The first resonance length in a closed pipe is 20 centimeter. Then the second resonance occurs at. अब फर्स्ट रेजोनेंस मतलब F1 जो F1 फर्स्ट रेजोनेंस वाली है लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है, तो सेकंड वाली किस पे रेजोनेंस, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसकी बात हमारे पास ये आ जाती है कि ओड आ जाता है, 1 के बाद 3 आता है. तो हम लोगों ने सिंपली जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को 3 से तो 60 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा. A certain source of sound produce a sound of frequency 200 Hz. If the frequency is 400 Hz, then the speed of the sound as compared to original becomes half, double, 4 टाइम कुछ भी नहीं, none of these है, ये डिपेंडेंट ही नहीं है. The source is moving towards a stationary observer, then the pitch of the sound will. Source अब हमारे पास move कर रही है towards a stationary observer. इसका मतलब है लैम्डा हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि सोर्स दोबारा से स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास जा रही है. तो पिच ऑफ द साउंड क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ होगी, और पिच जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से. ठीक है ना, जितनी ज़्यादा हमारे पास हाई पिच होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हाई होगी, उतनी श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगी. जितनी हमारे पास पिच कम होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी और ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जो है वो हमारे पास सोर्स आ रही थी, जिसकी वजह से वेवलेंथ उनके दरमियान डिक्रीज़ की है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर गई है. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से पिच भी ज़्यादा हो गई है, श्रिल साउंड प्रोड्यूस हुई है. पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है. और अगर हम लोग लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस ऑफ द साउंड है तो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये एडिशन में आपको मैं बता रही हूँ. An observer standing at the sea coast observer 54 waves reaching the coast per minute है. If the wavelength of the wave is 10 meter, find the velocity. ठीक है, पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है. 54 वेव्स हैं, लैम्डा ठीक है पर मिनट 60 के हिसाब से. ठीक है, तो वो 0.9 हर्ट्ज़ आ जाएगी. और अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिंपली एफ लैम्डा उन लोगों ने हमें वेव की लेंथ दी हुई है 10 मीटर, तो 9 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन. Of the following properties of a wave, the one that is independent of the other is, we know that amplitude because v is equal to f lambda, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये बीटा इसका करेक्ट है. एम्पलीट्यूड का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है. The frequency of first harmonic of a string stretched between 2 points is 100 Hz. The frequency of third overtone is. अब हमारे पास थर्ड ओवरटोन की उन लोगों ने फ्रिक्वेंसी पूछी है, फर्स्ट हार्मोनिक की हम लोगों को दे दी है 100 Hz है. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रेच स्ट्रिंग है ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोगों को पता है कि 2F, 3F, 4F होती हैं फंडामेंटल के साथ. अब उन लोगों ने हमारे पास थर्ड ओवरटोन की पूछी है. हार्मोनिक हमारे पास फोर्थ होगी, लेकिन हमारे पास जो ओवरटोन है वो थर्ड होगी. तो फोर्थ हार्मोनिक के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास सिंपली 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो उसके अकॉर्डिंग 400 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड ओवरटोन एंड फोर्थ हार्मोनिक. पता है ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से एक नंबर पीछे होती है. द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 50 और द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इज. ठीक है, अब इसका भी हमारे पास सिंपल वही बात है, सेकंड ओवरटोन की हम लोगों ने बतानी है, फंडामेंटल उन लोगों ने हम लोगों को दी हुई है. अब हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन उसमें 3 पे होती है, 3F1. ठीक है, जो हमारे पास सेकंड ओवरटोन है वो 5 वाली होती है. तो 5 को 50 हर्ट्ज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो 250 हर्ट्ज़ आ जाता है. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप ऑब्वियसली इंक्रीज़ करती है. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फ्रिक्वेंसी
The frequency of fundamental mode of vibration of an organ pipe is 400 Hz. If one end of the pipe is closed, the fundamental frequency will be. अब हमारे पास वो जो रेशो आ जाती होती है, रेशो F ओपन ओवर F क्लोज वाली, ठीक है, जिससे हमारे पास इसकी आ जाएगा सिंपली आंसर, क्योंकि F ओपन ओवर F क्लोज की रेशियो होती है 2:1 है, तो वो उसके ऑर्गन पाइप का 400 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब है इसकी से 2 लेस जो है वो 2 लेस मतलब हाफ कर देंगे तो 200 हर्ट्ज़ आ जाएगी क्लोज्ड की। द स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दैम देयर अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव। हमें पता है कंजक्टिव नोड्स एंड जो उनके होते हैं दरमियान में, उसकी वजह से। If the length of string is 12 cm and lambda is 4 cm, then what will be overtone है। अब लेंथ उन लोगों ने हमें दे दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू 2L स्ट्रिंग की बात है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n वाला फार्मूला, ठीक है। अब हम लोगों के पास सारी चीज़ें हैं और n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब उन लोगों ने ओवरटोन हमसे पूछा हुआ है, अब ये हमारे पास हार्मोनिक आई है 6, करेक्ट ओवरटोन कौन सी होगी फिर, 5th। If the source is moving away from observer with the speed of 1/3 of speed of sound, then apparent frequency will be। अब हम लोग को पता है जो सोर्स है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, V/V + US, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लें तो उसकी जो सोर्स की जो स्पीड है वो 1/3 है दैट ऑफ द ऑब्जर्व, तो वो ये सोल्यूशन नज़र भी आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू F फंडामेंटल इज इक्वल टू 3/4F। If apparent frequency is twice of the actual frequency, then with what speed sound is moving towards observer, ठीक है। ये भी apparent frequency उन लोगों ने बता दिया 2F है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल वाली, ठीक है। तो उसको वैल्यू पुट कर दें और आंसर हमारे पास V/2 आ जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एंटी नोड्स एक्सेप्ट, हमारे पास हमेशा पता है ऑक्सीलेट करते हैं और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी शो कर सकते हैं, और दो कंजक्टिव एंटी नोड के दरमियान λ/2 हमारे पास फेज डिफरेंस होता है पार्ट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन जो है वो हमेशा नोड्स शो करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, बाउंडेड होती है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड फ्रॉम L/6 व्हाट विल बी ओवरटोन। L/6 से अगर हम स्ट्रिंग को प्लग करें तो ओवरटोन हमारे पास क्या होती है, हम लोगों को पता है L/6 का मतलब ये हुआ कि L/2n अगर हमारे पास फार्मूला होगा तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास n की 3, क्योंकि 3 होगा तो 6 L/6 आ रहा है ना आंसर, तो हार्मोनिक होगी 3rd, तो ओवरटोन कौन सी होगी, ऑब्वियसली 2nd। व्हाट इज़ ट्रू फॉर फर्स्ट ओवरटोन, तो हमारे पास पता है F2 = F1 है, V = कॉन्स्टेंट, λ2 = λ1/2, या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वी प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग एयर कॉलम बोथ A and B और नन ऑफ दिस, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। फॉर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग वी ऑलवेज हैव डैश ऑन 2 ends, हमें पता है नोड्स होते हैं, एंटी नोड्स नहीं होते।